सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा आरजू। बरसात का मौसम शुरू होते ही हमीरपुर जिला भर में बारिश का कहर भी जारी हो गया है और बारिश से जहां सड़कों की हालत बदतर बनी हुई है, वहीं हमीरपुर शहर के साथ बन रहे बाईपास में कई जगहों पर बड़े बड़े ल्हासे गिरने से रिहायशी मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। हमीरपुर शहर के साथ बनाए जा रहे बाईपास पर कई जगहों पर बड़े बड़े ल्हासे गिरने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और एक जगह तो ल्हासे के मलबे से मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। हमीरपुर में हो रही जोरदार बारिश के चलते सड़कों के किनारे गिर रहे ल्हासों को उठाने के लिए एनएच विभाग द्वारा भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं ल्हासा गिरने से मकानों को बने खतरे को लोगों ने भी एनएच विभाग के अधिकारियों को बताकर जल्द समस्या का हल करने की गुहार लगाई है। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग के एक्सीएन सतीश नाग का कहना है कि ल्हासा गिरने से बाईपास मार्ग अवरुद्ध हो गया है और ल्हासा गिरने से निचले घरों को बने खतरे को रोकने के लिए सड़क किनारे बड़ी दीवारें और डंगे लगाकर बचाव किया जाएगा। फॉरेस्ट से ऊपर पानी आ रहा है तो कुछ न कुछ नई कटिंग में नुकसान होता ही है, ये हम आगे इंटीमेट कर देंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रिस्टोर हो जाए। मतलब सारा कुछ उठाने वगैरह के लिए मतलब 25-30 लाख का नुकसान तो ये ना सारा और पानी उसमें बह रहा है। अब नीचे हम बोला तो दीवार लगा देंगे, ऊपर भी दीवार और नीचे बॉडी पे भी दीवार लगा देंगे, उससे काफी प्रोटेक्शन हो जाएंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल के बल्ह चलहली गांव पंचायत में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के कीमती गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरों ने मकान मालिकों को कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर पत्थर लगा दी और उसके बाद उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। जिला में पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को अब तक कोई भी चोर गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। जिला बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल में बीती रात चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोर मकान मालिकों को कमरे में बंद कर लाखों के गहने और नकदी लेकर चंपत हो गए। इस क्षेत्र में पिछले 2 माह में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है, जिससे लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है। लोगों ने इस क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। इस क्षेत्र में लगभग 11 गांव हैं और पुलिस थाना घुमारवीं पड़ता है। लोगों का कहना है कि दूर होने के कारण पुलिस वारदात के 2 घंटे के बाद पहुंच पाती है और तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कम आज तक 20 केस तो मैंने ही पुलिस को सौंप दिए कि यहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई, लेकिन अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। तो मैं प्रशासन को ये हिदायत देती हूँ कि अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करें और जल्दी से जल्दी इन चोरों का पता लगाएं, क्योंकि लोग इन चोरियों से बहुत तंग हैं। आए दिन लोग चोर आ जाते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। 10,000 और जेवरात वगैरह जेवरात भी लीजिए। अच्छा, तुम सुते हैं अंदर? मैं सुती रहे अंदर। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये 3:30 बजे पेशाब निकले मैं। हाँ जी। ते बीता खोलूं तो बीता ना खोले। अच्छा। फिर बड़े जोर लगाई कने हिलाए थोड़े से ताए पत्थर हटाए। अच्छा, बाहर पत्थर लाई थे? ये बाहर पत्थर लगाए थे। चोरियाँ हो गई, चोरी को सिलसिला बढ़ता जा रहा है और पुलिस इस मामले में बहुत ही नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि चोरों का कोई पता नहीं लग रहा है। पीछे जैसे यहाँ केबल चोरी भी हुई, उसके बारे में भी पुलिस ने आज तक कोई भी संज्ञान ठीक तरह से नहीं लिया। लिहाजा जो है कोई इनके रोकथाम के लिए जो ना पुलिस विभाग को और सतर्क होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा ग्रामीण वासियों को इन चोरियों से निजात नहीं मिल सकती। सरकार से अनुरोध करूँगा कि एक पुलिस चौकी जो ना नियरेस्ट हमारे हर लोग में खोली जाए, ताकि इनके ऊपर जो है ना तुरंत प्रभाव से जो ना अंकुश लगाया जा सके। वहीं इस चोरी की वारदात को लेकर जब बिलासपुर एसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनसे पूछताछ जारी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिला में हो रही चोरी की घटनाओं का भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बिलासपुर पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमने एक पुलिस जिसमें एक चोरों का गैंग पकड़ा है। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और क्योंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, पर हमें आशा है कि कई चोरी के मामले हम सुलझा पाएंगे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।
उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला में शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये एसोसिएशन पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से खेल तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए प्रयासरत है और इस एसोसिएशन के बैनर तले प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर अलग मकाम हासिल किया है। बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ करने के बाद उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर अलग मुकाम कायम किया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि जिला शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन ने सितंबर 2014 में पुरुष मास्टर्स चैंपियनशिप के अलावा महिला मास्टर्स चैंपियनशिप भी आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन खेल से न केवल इच्छा शक्ति मजबूत होती है बल्कि खिलाड़ियों में नेतृत्व की भावना का भी विकास होता है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से कठिन मेहनत कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव विजय धौटा ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये इसका उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से जीत के लिए आएंगे वो स्टेट खेलेंगे, फिर आगे स्टेट से जीत के नेशनल में जाएंगे। इसका यही उद्देश्य है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आपके रोडू है, जुब्बल है, चौपाल है, रामपुर से है और लोकल शिमला के जितने भी स्कूल है इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और क्या एज ग्रुप रखा गया है? इसमें 350 से ज़्यादा बच्चे हैं और इसमें अंडर 13 बॉयज़ गर्ल्स, 15 बॉयज़ गर्ल्स है, 17 है, 19 है, मैन है, वुमेन है। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल ने उपायुक्त का स्वागत किया। ये प्रतियोगिता आगामी 19 जुलाई को संपन्न होगी। इस मौके पर जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी ओपी भोटा, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य खिलाड़ी मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। रोडू के रामलीला मैदान में आरएस क्लब द्वारा फ्लड लाइट्स में आयोजित राखी सनी मेमोरियल फाइनल फुटबॉल मैच में स्पेल विला ने स्पोर्ट्स हॉस्टल रोहडू पर 5-3 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी और 35,000 रुपए पर कब्जा किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विक्रमादित्य सिंह ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। उनके साथ रोहडू विधानसभा के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा भी मौजूद रहे। 8 दिन तक चली रोहडू की रामलीला मैदान में फ्लडलाइट में खेली गई फुटबॉल प्रतियोगिता में 50 से अधिक टीमों ने भाग लिया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता का रोमांच हाल ही में संपन्न हुए वर्ल्ड कप से कम नहीं था। प्रतियोगिता देखने के लिए दर्शकों की कोई कमी नहीं थी। खासतौर पर महिलाएं इन मैचों को देखने के लिए भारी तादाद में आती रहीं। इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता जूनियर, सब जूनियर और सीनियर स्तर पर खेली गई। फाइनल मैच में स्पेल विला ने स्पोर्ट्स हॉस्टल रोहडू को 5-3 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। समापन समारोह में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर उनके साथ रोहडू विधानसभा के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा और मंडल अध्यक्ष रोहडू ईश्वरदास छिवारू भी मौजूद थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और अन्य खेलों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण रोहडू में महाराजा पदम सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं हो पाई, जो जल्द ही रोहडू में राष्ट्रीय स्तर पर करवाई जाएगी। हर साल यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करती है, जिसमें विभिन्न रोहडू क्षेत्र के और शिमला जिला के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे टीम्स पार्टिसिपेट करती है। ये स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए एक शुभ संकेत है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर क्रिकेट को ही मान्यता दी जाती है, वहाँ पे फुटबॉल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और साथ ही अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प गेम हुई और उसमें जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर से उससे इस क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के और शिमला जिला के युवाओं में भी फुटबॉल के प्रति खासा उत्साह है और उसी को बढ़ावा देने के लिए इस क्लब ने यहाँ पे टूर्नामेंट का हर साल आयोजन करते हैं। इनको मैं अपनी ओर से और हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आश्वासन करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार की ओर से जितनी मदद हम इस एसोसिएशन की और इस खेल को इस प्रदेश में बढ़ाने की कर सकेंगे वो हम करें। एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे हर क्षेत्र के, हर धर्म के लोग जो है इकट्ठा होकर अपने परफॉर्मेंस देते हैं। तो निश्चित तौर से
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारतवर्ष में केवल एक ही स्पोर्ट को मान्यता मिलती है, क्रिकेट को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। तो चाहते हैं कि इसके अलावा जो और स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, उनको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। और अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जो है इंडोर स्टेडियम दिया है रोडू को, वो भी इसीलिए दिया गया है कि और स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे मान्यता मिले और हमारे युवा वर्ग को इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का नाम रोशन करने का मौका मिले। इस मौके पर स्कूली छात्राओं द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। सिटी चैनल के लिए रोडू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन के बड़ोग बाईपास आंजी में गणेशा मोटर्स द्वारा नया फिएट कार का शोरूम खोला गया है, जिसमें फिएट मोटर्स की अधिकतर गाड़ियां ग्राहकों को मिल सकेंगी। शोरूम में लोगों की सुविधा के लिए पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां उपलब्ध हैं और अन्य गाड़ियों की अपेक्षा इनका मूल्य भी काफी कम है। सोलन के बड़ोग बाईपास आंजी में गणेशा मोटर्स द्वारा फिएट कार का शोरूम खोला गया है, जिसमें फिएट मोटर्स की अधिकतर गाड़ियां ग्राहकों को मिल सकेंगी। गणेशा मोटर के अधिकारियों द्वारा सोलन के माल रोड पर फिएट कार प्रदर्शित कर लोगों को गाड़ियों की बेहतर खूबियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। गणेशा मोटर्स की सेल्स मैनेजर रूबी रॉय नागरा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि फिएट कंपनी द्वारा गाड़ियों में सबसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अन्य गाड़ियों से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर विक्रय सहित गाड़ी की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। नागर ने कहा कि गणेशा मोटर्स की ओर से कार एक्सचेंज की सुविधा भी दी जा रही है। यहाँ पे आपको फिएट कार्स अवेलेबल होंगी सेल्स के लिए भी, एंड सर्विसेज और स्पेयर पार्ट सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप अब अपनी पसंद की कोई भी फिएट गाड़ी सोलन में खरीद सकते हैं। फिएट गाड़ियों का कॉस्ट जो है वो 5,14,000 से लेकर 9,46,000 तक जाता है और हमारी गाड़ियाँ डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में आती हैं। आपको यहाँ पे डीजल गाड़ी भी मिलेगी, पेट्रोल गाड़ी भी मिलेगी। हमारी गाड़ियों में टॉप क्लास सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे फायर प्रिवेंशन सिस्टम आता है हमारी गाड़ी में, और हमारी गाड़ी में रोलिंग की कॉर्ड इमोबिलाइजर आता है। हमारी गाड़ी में लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं हमारी गाड़ी में, और हमारी गाड़ी में फॉलो मी हेडलैम्प्स आते हैं, ब्लू एंड मी म्यूजिक सिस्टम आता है। हमारी गाड़ी में ऑटो स्विच ऑन ऑफ हेडलैम्प्स आते हैं। तो इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। और हमारी गाड़ियों का जो इंजन है ये जनरेशन 3 एडवांस मल्टीजेट इंजन आता है डीजल कार्स में। तो आपको एक अच्छी एवरेज, अच्छा स्पेस और अच्छी लग्जरी गाड़ियां मिल जाएंगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। विख्यात पर्यावरणविद एवं नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करने से जहां संतुलन बना रहेगा, वहीं भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन कोष बना रहेगा। अपने संबोधन में डॉक्टर पचौरी ने जल, जंगल और जमीन के अधिक दोहन और उपयोग के कारण हो रहे प्राकृतिक असंतुलन पर चिंता व्यक्त की। विख्यात पर्यावरणविद एवं नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी ने विश्वविद्यालय परिसर में क्रियाशील छात्र संगठनों का आह्वान किया कि वे शैक्षणिक विकास की ओर प्रयास करें और प्रदेश की इस एकमात्र संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को हिमालय की ऊंचाइयों को छूने में मददगार बने। अपने संबोधन में डॉक्टर पचौरी ने जल, जंगल और जमीन के अधिक दोहन और उपयोग के कारण हो रहे प्राकृतिक असंतुलन पर चिंता व्यक्त की और आह्वान किया कि प्राकृतिक धरोहर को यदि समय रहते संरक्षित न किया गया तो भविष्य अनिश्चितताओं से भरपूर होगा। उन्होंने कहा कि हमें अधिकतर ऊर्जा सूर्य, वायु, बायोमास, कृषि उत्पाद से बचे कचरे और फॉसिल से प्राप्त करनी चाहिए। डॉक्टर पचौरी ने बताया कि पिछले 4 दशकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और समुद्र में इतनी ऊर्जा एकत्रित हो गई है जिससे हमारे ग्लेशियर और प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर पचौरी ने कहा कि आज विश्व के अधिकतर देश सूखे और जंगलों की भयंकर आग के तांडव से जूझ रहे हैं और भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि जंगलों की आग को बेहतर प्रबंधन से रोका जा सकता है और सूखे की समस्या को भी सुनियोजित योजना से निपटा जा सकता है। कोई प्रत्येक घटना जो है उसको आप जलवायु परिवर्तन के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप अगर ट्रेंड देखें, इनको सब इकट्ठा करके देखें, एकत्रित करके देखें, तो उससे बिल्कुल साफ ये स्पष्ट होता है कि इस तरह की घटनाएं जो है आगे जाके बढ़ती जाएंगी और गंभीर होती जाएंगी। तो मेरे विचार में इस क्षेत्र को जो हिमालय का क्षेत्र है, इसमें हिमालय का जो क्षेत्र है इसमें
आवश्यक है कि हम इन सब को अपनी नीतियों से जोड़ लें और नीतियों का एक आधार बना दिया जाए इसको। उसी से पूरे जनसंख्या का भला होगा, जो प्राकृतिक धन है यहाँ पर उसकी हिफाजत होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ जो हमारे सेब के ऑर्चर्ड हैं वो सबको पता है ऊपर उठते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान में अंतर आ रहा है उसके कारण जिस जगह पहले सेब उगा करते थे अब ठीक से नहीं उग पाते हैं, तो इसलिए और आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो एक तो ये है, इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र में बहुत विस्तार से होगा और साथ साथ जो वर्षा का जो ढंग है उसमें भी बदलाव आ रहा है। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने डॉक्टर पचौरी को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि भेंट की, जो मार्च 2014 में आयोजित किए गए 21वें दीक्षांत समारोह के दौरान अलंकृत की जा चुकी थी। उस दौरान डॉक्टर पचौरी विदेश में थे, जिस कारण वो अपनी उपाधि लेने के लिए मौजूद नहीं रह पाए। विश्वविद्यालय में आयोजित इस विशेष व्याख्यान के दौरान अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर टीसी भल्ला, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर एमएस चौहान, कुलपति के सचिव प्रोफेसर ओपी चौहान, अधिष्ठाता योजना प्रोफेसर पीके आहलूवालिया और कार्यकारिणी के सदस्य चौधरी वरयाम सिंह बैंस सहित कई अधिष्ठाता और विभागाध्यक्ष तथा निदेशक मौजूद रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल में आम जनता को महंगी दवाइयां खरीदने की मजबूरी से जल्द ही निजात मिलेगी। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए 29 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इसके तहत 352 प्रकार की आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की 1.5 वर्ष की उपलब्धियां बयां की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी सरकारी अस्पतालों में प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट प्रणाली शुरू होगी, ताकि डॉक्टर बेवजह महंगी दवाइयां ना लिख सकें। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मेडिकल काउंसिल द्वारा शिमला मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज की सीटों में की गई कटौती को वापस लेने पर खुशी जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इन्हें चंबा, हमीरपुर और नाहन में खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 189 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज के हिसाब से केंद्रीय सहायता प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शिमला के कमला नेहरू अस्पताल और मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल को 200 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल के तौर पर विकसित किए जाने को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए उन्होंने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और मंडी में 2 कैंसर केयर अस्पताल भी खोले जाएंगे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के लिए हिमाचल में एम्स के सहयोग से टेली स्ट्रोक के जरिए इलाज की नई व्यवस्था शुरू की गई है। हिमाचल सरकार ने फैसला लिया है कि हमारे बहुत जल्दी जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 341 किस्म के जेनेरिक मेडिसिन हमने आइडेंटिफाई की है और उनको जो है मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करा दिया जाएगा और डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन लिखेंगे। जेनेरिक मेडिसिन का फ़ायदा ये है कि ये दूसरी दवाइयों से जो है उनकी कीमत बहुत कम है और उनकी इंग्रेडिएंट्स उन्हें दवाइयों के मुकाबले में है जो महंगी दवाइयाँ हैं। तो इसलिए हिमाचल के लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध की जाए कम रेट पर, और हमने इसीलिए ये जेनेरिक मेडिसिन हिमाचल प्रदेश में शुरू करने का फैसला किया है। और उसके साथ ही जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कई बार मैंने हॉस्पिटल में देखा जा कर के चार्ट उठा के देखे हैं, 7-8 किस्म की दवाइयाँ लिख देते हैं। तो इसके लिए भी हमने डॉक्टरों को कहा कि वही दवाइयाँ लिखे जिनकी ज़रूरत हो और जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाए। इसलिए हमने प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट सभी सरकारी अस्पतालों में करने का फैसला किया है। दूसरा ब्रेन स्ट्रोक्स को लेकर जो है कुछ शुरू हो रही है, क्या हिमाचल पहला है सर? हाँ, हिमाचल जो है इस वक्त पहला राज्य है जहाँ टेली स्ट्रोक हमने शुरू किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली।
उसमें जिस वक्त भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है और क्लॉट से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, उसके लिए बहुत महंगा इंजेक्शन है जो हमने अस्पतालों में उपलब्ध करा दिया गया है। उस इंजेक्शन के लगाने से जो क्लॉट है वो बाकायदा डाइल्यूट हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, मरीज की जान को बचाया जा सकता है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस सुविधा को पायलट परियोजना के तहत शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत 120 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। इस परियोजना के तहत 6 मरीजों का इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 7,750 नई आशा वर्करों की भर्ती भी की जाएगी। राज्य के अस्पतालों में जेनेरिक मेडिसिन लिखे जाने और मेडिकल ऑडिट की नई व्यवस्था शुरू कराए जाने की भी उन्होंने बात कही। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा सोलन में चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर उठे विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में इस कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया जाएगा। अगर कॉलेज प्रशासन ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुआ तो इस सूरत में कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए सभी विकल्प खुले हैं और इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि और दूसरे बच्चों को तो हमने स्कूल में स्कूल हेल्थ केयर जो है हमने शुरू किया है। ये 10 लाख बच्चे हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में हैं और हर साल हर स्कूल में हमारे डॉक्टरों की टीम जाती है, डेंटल डॉक्टर भी होते हैं, बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है और जिन बच्चों को कोई क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, गंभीर अवस्था में है, उन बच्चों का हम सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज करते हैं। सिंगल सीक्रेट स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की शिकायतों को सुनने के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर भी शुरू किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काले के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के गेटी थिएटर में बुधवार से 5 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी रेनबो शुरू हुई, जिसका उद्घाटन भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक अरुण शर्मा ने किया। माइंड स्कैन आर्ट की ओर से आयोजित की जा रही इस प्रदर्शनी में हरियाणा के 7 कलाकारों की कलाकृतियां शामिल की गई हैं। माइंड स्कैन आर्ट के सचिव ने बताया कि आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। शिमला के गेटी के टेवरन हॉल में हरियाणा के 7 युवा कलाकारों की चित्रकला प्रदर्शनी 16 जुलाई से शुरू हो गई। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक अरुण शर्मा ने किया। इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि हरियाणा के ये सभी 7 कलाकार युवा कलाकार हैं और इनमें से अधिकतर की ये पहली प्रदर्शनी है। युवा कलाकार रितु ने बताया कि उन्होंने अपनी कलाकृतियों में नारी शक्ति को दर्शाने का प्रयास किया है। वहीं प्रियंका के चित्रों में ग्रामीण परिवेश का समावेश है और उन्होंने शहर के लोगों को गांव के माहौल से रूबरू करवाने की कोशिश की है। और मैंने यहाँ पे शिमला में फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन लगाई है और मेरी जो एग्जीबिशन है इसमें मैंने 5 पेंटिंग्स को लगाया और मैंने अलग अलग टाइटल्स रखे हैं अपनी पेंटिंग्स के और अपनी पेंटिंग्स में मैंने मुख्यतः मैंने इसमें फीमेल पावर को शो किया है और फीमेल पावर को मैंने अलग अलग तरीके से दिखाया है इसमें, जैसे कि विर्जिन पावर और यंग पावर दिखाया है और मैंने फीमेल पावर को एक डिवाइनिटी को शो किया है पेंटिंग्स में। और मैंने यहाँ पे अपनी 3 पेंटिंग डिस्प्ले की है जिसमें मैंने अपना सीरीज वर्क किया है और मैं जैसे गांव में रहती हूँ, वहाँ की इन्वायरमेंट को मैंने ऑब्जर्व किया और वहाँ से मैं जिन चीज़ों को मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट थी मैंने उनको अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट किया है। जैसे कि हमारे घर में एनिमल्स भी हैं तो मेरा उनसे थोड़ा अट्रैक्शन था तो मैंने जैसे अपनी पेंटिंग में एनिमल्स को दिखाया है और उनके अलग अलग व्यू दिखाए हैं। जैसे एक में मैंने बैल और गाय का अट्रैक्शन दिखाया है, एक में मैंने गाय को उसके बच्चे के साथ दिखाया है और एक में मैंने जैसे कि हरियाणा में एक रीत होती है कनागत, उसके ऊपर मैंने एक पेंटिंग बनाई है। प्रदर्शनी के आयोजक माइंड स्कैन आर्ट के आयोजन सचिव सुशील ने इस प्रदर्शनी की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में उभरते कलाकारों को शुमार किया गया है और आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। और उससे भी पहले 4-5 सालों से कर रही थी, वैसे एज एन आर्टिस्ट का ग्रुप था ये पहले। तो लास्ट ईयर हमने एक इवेंट किया था 15 डेज का, पर जो इस बार इवेंट हमने स्टार्ट किया है वो है आपका 5 डेज का है। ये ग्रुप शो है, हरियाणा से आया है और जो ग्रुप शो है उसका नाम हमने, जो एग्जीबिशन है उसका नाम हमने रेनबो रखा है। रेनबो क्योंकि आजकल जो बरसात है, बरसात में
रेनबो एक अच्छा लगता है देखने में, तो इसका नाम भी हमने उसी हिसाब से रखा है कि रेनबो 7 साउंड्स गुड, इस तरह से करके। और इसमें 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक रेनबो में भी 7 ही वर्ड्स आते हैं, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा इसको काफ़ी मिलता जुलता रखने की कोशिश की है। और सर जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं 7 आर्टिस्ट, जिसमें कि हमारे अमरजीत, योगेश और अनिल, जैसे रितु, प्रियंका, कुसुम एंड ललिता, इतने पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि समान इसमें स्टूडेंट्स हैं और सम आर्टिस्ट हैं, फुली आर्टिस्ट। क्या ये शिमला से ही है या बाहर से भी है? सर जो मैं जैसा कि मैंने कहा आपको, ये हरियाणा से है। सारे आर्टिस्ट हरियाणा रोहतक से है, वैसे बिलोंग करते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन के ध्यारी घाट में 4 दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे के घायलों को सामाजिक न्याय, कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सोलन अस्पताल देखने पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से उनका कुशल क्षेम पूछा और उनके समक्ष पेश आ रही दिक्कतों के बारे में जानने की कोशिश की और साथ ही चिकित्सकों को घायलों के इलाज में कोई कमी न आए, ये सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। ध्यारी घाट में 4 दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे के घायलों का हालचाल पूछने सोलन अस्पताल पहुंचे मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि वो हिमाचल में न होने के कारण घायलों से नहीं मिल पाए थे, इसलिए वो आज उनका हाल और उन्हें सांत्वना देने अस्पताल पहुंचे हैं। बस दुर्घटना में कुछ लोगों तक भी यहाँ पे एडमिट हैं, तो उन लोगों की समस्याओं को और उनका कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब के साथ पूछना चाह रहा था और उनको यहाँ सब सुविधाएं ठीक मिली है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं। बेसिकली इसलिए आया था, परंतु और भी यहाँ की जो सुविधाएं हैं या जो कुछ समस्याएं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था, इन्होंने बड़े ठीक तरीके से पेशेंट को जल्दी से जल्दी उपचार दिया है। जो रेफ़र करने वाले थे सीरियस पेशेंट को PGI भी भेजा और कुछ लोगों को शायद IGMC शिमला में भेजना पड़ा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको उपचार किया है। लोगों को सुविधाएं और मेडिसिन टाइम पर मिली है, जो समस्या जो कुछ है सुविधाओं की कुछ कमी है तो उसको देख लें। धनीराम शांडिल से जब हादसे के बाद अस्पताल में घायलों को ठीक उपचार न मिलने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उपस्थित चिकित्सकों द्वारा घायलों का ठीक उपचार किया गया है और अगर इसमें कोई कमी रही है तो अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा न हो। कि वैसे जो मैं डॉक्टर से पता किया, यही मैं समझता हूँ संडे का दिन था शायद, पर सर संडे के बाद 5 CT स्कैन हुए, संडे के बावजूद भी डॉक्टर्स अवेलेबल थे और जो नहीं भी थे वो इन्होंने बिना समय खोए आई थिंक आकर लोगों को उपचार को ऐसी मुझे सूचना मिली है। परंतु यदि इसमें किसी बात की कमी रह भी गई होगी तो ये देखा जाएगा कि ऐसी कमी आएगा ना हो और ऐसी दुर्घटना तो छोड़ो, किसी वक्त भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उनकी उपलब्धता होना अनिवार्य कोई दो राय नहीं। और मैं इस चीज़ के बारे में भी तहकीकात करूँगा कि यहाँ पे डॉक्टर। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा शुरू हो गई है और इस यात्रा के लिए पूरे प्रदेश के अलावा साथ लगते राज्यों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में भोले बाबा के दर्शनों के लिए श्रीखंड पहुंचते हैं। बीते वर्ष इस यात्रा के दौरान शिमला के लोअर बाजार का युवक जतिन ग्रोवर उर्फ अंकुश कहीं लापता हो गया था। जतिन के परिजनों ने उनकी हर मुमकिन तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। जतिन के पिता जोगिंदर ग्रोवर ने यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं से गुहार लगाई है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उनके बेटे की कोई भी खबर लगे या यात्रा के दौरान वो कहीं नजर आए तो वे इसकी जानकारी उन्हें दें। प्रदेश की प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा के दौरान बीते वर्ष लापता हुए लोअर बाजार के युवक जतिन ग्रोवर के परिजन 1 साल से अपने बेटे के घर आने की उम्मीद में पलकें बिछाए बैठे हैं। 1 साल का ये अंतराल जतिन के परिवार वालों के लिए किसी युग से कम नहीं रहा। उन्होंने जतिन को तलाशने के लिए श्रीखंड के रास्तों के साथ साथ हर उस जगह की तलाश की जहां जतिन जा सकता था, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। अब इस वर्ष श्रीखंड यात्रा के शुरू होने पर जतिन के परिजनों को एक बार फिर उम्मीद बंधी है कि किसी को तो जतिन की कोई खैर खबर इस यात्रा के दौरान मिलेगी। अपने बेटे का ख्याल आते ही जोगिंदर ग्रोवर की आंखों में आज भी अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। जोगिंदर ग्रोवर ने श्रीखंड जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जतिन की खबर मिलने पर उन्हें इसकी जानकारी दें। मेरा बेटा 1 साल हो गया गुम हो गया हुआ है। श्रीखंड महादेव गया था, वो जिन दोस्तों के साथ गया था वो दोस्त आज तक हमें कुछ असलियत नहीं बताते हैं।
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम ढूंढ के उन पहाड़ों में कई दफ़ा ढूंढ के आ गए, लेकिन हमें कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि वो लड़का वहाँ पे हो। बाकी इन जो साथ गए हुए थे लड़के, वो इन्हीं को पता हो सकता है कि मेरा बेटा कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। कि एक बार दोबारा दिखाया जाए और श्रीखंड यात्रा चल रही है तो उसमें मेरा बेटा अगर जिंदा है मरा है मुझे मिल गया। मेरे बेटे की तस्वीर देखे, उसे कहीं भी कोई भी सुराग मिले हमें पता करे। चाहे श्रीखंड की पहाड़ियों में लोग जाते हैं तो वो भी इसी तरह ढूंढे मेरे बेटे को, कहीं मिल जाए, कोई मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। शिमला के लोग अब और आराम की नींद सो पाएंगे। जाने माने ब्रांड स्लीप वेल का शिमला में आज पहला शोरूम खुला। शीला फोम्स के अरुण कुमार ने इस शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी ने विशाल एंटरप्राइजेज के विशाल कुमार को इस शोरूम के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। विशाल एंटरप्राइजेज द्वारा शिमला के टूटू में स्लीप वेल का नया शोरूम खोला गया है, जिसका उद्घाटन शीला फोम्स के अरुण कुमार ने किया। सिटी चैनल से बात करते हुए शीला फोम्स के अरुण कुमार ने बताया कि शिमला में ये स्लीप वेल का पहला शोरूम है और हिमाचल में 10 और शोरूम खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्लीप वेल एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है और इसके गद्दों के अलावा पिलो, बेडशीट्स और अन्य कंफर्ट एक्सेसरीज भी उपलब्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शीला फोम जो है भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी है मैट्रेस इंडस्ट्री में। तो आज हमने शिमला में जो सबसे पहला शोरूम खुला है शिमला में, वो आज खुला है मिस्टर विशाल एंटरप्राइजेस ढांडा। और ऐसे ही 10 और शोरूम खोलने जा रहे हैं हिमाचल में, जो कि अगले 2 महीनों में खुलेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो शोरूम में पूरी रेंज मिलेगी, मैट्रेस से लेके पिलो से लेके बेडशीट, कंफर्ट एक्सेसरी जो भी है वो सब आपको शोरूम में मिलेगा, जो कि आपको दूसरी शॉप पे पूरी रेंज नहीं मिलती है। हमारे पास ड्यूराफर्म है, जो जैसे स्पाइन केयर है, फिर स्प्रिंग रेंज है, सेरेनिटी है, अमिटी है और लेटेक्स प्लस है। लग्जरी मैट्रेस में फिर ये सब लग्जरी मैट्रेस में आते हैं। दूसरी नॉर्मल रेंज भी है जो कि स्टार्ट हो जाती है हमारी 5,500 से। वहीं विशाल एंटरप्राइजेस के मालिक विशाल ने भी इस बारे में जानकारी दी। आज ये जो स्लीप वेल का शोरूम खोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन शिमला ये शोरूम यहाँ खुला है शिमला में। पहले हम छोटे जैसे वहाँ ऊपर वैसे ही शॉप में करते थे ये काम, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है कस्टमर्स ने स्लीप वेल प्रोडक्ट को। और हमारे पास ऐसे ऐसे मैट्रेस है जिनकी 5 ईयर रिप्लेसमेंट भी है। तो ये मैट्रेस आज की डेट में नंबर 1 ब्रांड बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। राजधानी शिमला आए दिन धार्मिक आयोजनों से भक्ति में बना रहता है। आजकल शिमला के श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन चल रहा है। 14 जुलाई से शुरू हुआ ये आयोजन 20 जुलाई तक चलेगा और 20 जुलाई को हवन के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। शिमला के श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। चंदेल मेडिकल स्टोर द्वारा आयोजित इस कथा में आचार्य श्री अवधेश मिश्र जी कथा वाचन कर रहे हैं। कथा 20 जुलाई तक चलेगी और प्रतिदिन शाम 3 बजे से 6 बजे तक कथा का आयोजन होगा। कथा के तीसरे दिन आचार्य श्री अवधेश मिश्र जी द्वारा प्रभु महिमा का गुणगान किया गया। इस दौरान लोगों ने कथा का श्रवण कर पुण्य कमाया। परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग का मेरे राज्य में क्या काम, जाओ कलयुग मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। कलयुग ने कहा कि महाराज आपने अभी अभी दिग्विजय की है, 10 दिशाओं को आपने जीता है, पूरी पृथ्वी आपके अधीन है। इस समय आपके इस राज्य को छोड़कर बाहर कहां चला जाऊं? आप तो चक्रवर्ती राजा हैं। परीक्षित जी ने सोचा बात तो ठीक कहता है। सिटी चैनल से बात करते हुए आयोजक युद्धवीर सिंह चंदेल ने इस आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 तारीख को हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ये भागवत कथा कराई है, इसमें जो आचार्य जी हैं वो हरिद्वार से आए हैं, उनका नाम अधिवेश मिश्रा है। उन्हें आकर आप सुनिए, ये बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। और आपसे लोगों से सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आप इन्हें सुने। और ये भागवत 20 तारीख तक चलेगा और 20 तारीख राम मंदिर में भंडारा है।
सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। चिकन के शौकीन लोगों के लिए राजधानी शिमला में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता युक्त चिकन उपलब्ध हो पाएगा। खास तौर से बाहर से आने वाले पर्यटकों और अपनी विशेष पहचान रखने वाले KFC के चाहने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि प्रदेश का पहला KFC चिकन रेस्टोरेंट शिमला के माल रोड पर बुधवार से आरंभ हो गया है और अब आप KFC के बेहतरीन व लजीज प्रोडक्ट्स का स्वाद चख सकते हैं। वर्ल्ड फेमस और फेवरेट चिकन रेस्टोरेंट KFC का लजीज स्वाद अब आप शिमला में भी पा सकते हैं। बुधवार को शिमला में इसका उद्घाटन उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने किया। इस समय KFC 109 देशों में उपलब्ध है और रोजाना लगभग 12 करोड़ लोग इसका जायका लेते हैं। शिमला के माल रोड पर स्थित प्रदेश का ये पहला KFC रेस्टोरेंट लाल एंड सन्स द्वारा खोला गया है। मुख्य अतिथि दिनेश मल्होत्रा ने इस रेस्टोरेंट के संचालकों और यहां कार्यरत कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं सिटी चैनल से बात करते हुए लाल एंड सन्स के मालिक राजकुमार लाल ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ शिमला से ही है और यहां इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आज हमारा KFC और पिज़्ज़ा हट जो शिमला में पहली बार आया है और सारे हिमाचल में एक फर्स्ट जॉइंट है ये KFC और पिज़्ज़ा हट का। आज उसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन कर दी गई है और ये हमारे DC साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये पिज़्ज़ा हट सेक्शन है और KFC सेक्शन है। जो कारीगर हैं वो कहाँ से है, शिमला से या बाहर? यहीं सारे शिमला के हैं और यहीं ट्रेनिंग दी गई है इनको। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। प्रदेश के परिवहन मंत्री GS बाली आज एक सड़क दुर्घटना में बाल बच गए। हादसा उस समय हुआ जब बाली कांगड़ा से चंडीगढ़ जा रहे थे और रोपड़ के समीप उनके चालक को सीने में तेज दर्द हुआ, जिससे गाड़ी सड़क से बाहर निकल गई। संतोष की बात ये रही कि परिवहन मंत्री सहित किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। बाली के चालक अरविंद को इलाज के लिए PGI अस्पताल ले जाया गया। खूनी वारदातों से जुब्बल क्षेत्र को दहला देने वाले छाजपुर में हुए डबल मर्डर और खड़ा पत्थर के नजदीक ट्रिपल मर्डर को अंजाम तक पहुंचाने वाले दोनों वहशी दरिंदों को जुब्बल पुलिस ने आखिरकार दबोच ही लिया। डबल मर्डर के आरोपी को जहां पुलिस ने रोहड़ू से गिरफ्तार किया, वहीं अपनी बीवी व बच्चों की हत्या करने वाले नेपाली को जुब्बल पुलिस ने रोहड़ू बस स्टैंड में पकड़ा है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।